वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 13 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, ताकि अलग अलग वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 106 पर चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है पहाड़ों से समुद्र तक। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? पहाड़ों से समुद्र तक। तो सबसे पहले चैप्टर का टाइटल समझते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस चैप्टर में हम क्या बात पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है। देखो, यहाँ पर एक नदी है ना। और नदी के जो पानी है, जब स्टार्टिंग में निकल रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और इसकी धारा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें घरों का निकलने वाला कचरा, फैक्ट्रियों का कचरा, पशुओं का नहलाना धुलाना, लोगों का काम करना, इन सभी वजहों से ये पानी प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो यही बात हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे कि नदियों का पानी किस तरीके से दूषित होता है और इसके कैसे कैसे बचाव किए जा सकते हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर को आपने ध्यान से देख लिया। अब इसी पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको इस नदी की एक कहानी लिखनी है कि इस नदी के ऊपर क्या क्या व्याथा, क्या क्या तकलीफ़ें बीत रही हैं, किस किस तरीके से ये पानी गंदा हो रहा है। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको कहानी लिखनी है। ये इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। पढ़कर सुनाती हूँ। नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो, जैसे कि नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज़, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव और शहर। तो चित्र और शब्दों की मदद से आपको एक कहानी लिखनी है और इस कहानी को आपको एक नाम भी देना है कि ये नदी किन किन वजहों से प्रदूषित हुई है। वो सारी ही वजह इस पिक्चर के अंदर बनाकर दिखाई गई हैं। तो इन सभी बातों को आपको इस कहानी में लिखना है और इस कहानी को एक नाम भी देना है। तो बच्चों, इस कहानी को मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि आप इसे किस तरीके से लिखोगे। तो कहानी का नाम है नदी की व्याथा। क्या नाम है बच्चों कहानी का नाम? नदी की व्याथा, यानी कि नदी की दुख भरी कहानी। व्याथा यानी कि नदी की दुख भरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साफ सुथरी नदी थी, जिसका पानी भी बिल्कुल साफ़ था, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। स्टार्टिंग का पानी बिल्कुल साफ़ और नीला है, अंत में एंड में आकर गंदगियाँ मिलने से पानी देखो किस तरीके से गंदा और मटमैला हो गया। तो बहुत समय की पहले की बात है कि एक साफ़ सुथरी नदी थी, जिसका पानी बिल्कुल साफ़ था। उसमें बहुत सी मछलियाँ अपने परिवारों के साथ रहा करती थीं। नदी में बहुत से पौधे भी थे। कुछ नदी मनुष्य ने नदी किनारे, सॉरी बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। आप लिखोगे कि कुछ दिन बाद मनुष्यों ने नदी किनारे एक फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री से जो कचरा और गंदा पानी निकलता था, वे इस गंदगी को नदी में डाल देते थे। फैक्ट्री का सामान बड़े बड़े जहाज़ों से नदी से गुजरता हुआ आता था। कभी कभी जहाज़ों से तेल बहने लगता था। देखो, ये जहाज़ फैक्ट्री के लिए सामान लेकर आते थे और इन जहाज़ों से तेल रिसने लगता था, तेल बहने लगता था नदी के अंदर। कभी कभी जहाज़ों से तेल बहने लगता, जो कि नदी के पानी को अब और भी दूषित करने लगा, यानी कि पहले से ज़्यादा प्रदूषित करने लगा, क्योंकि एक तो उसमें फैक्ट्रियों का कचरा डाला जाता था और अब जो नदियों का जहाज़ का जो तेल था, नदी में रिस जाने से और भी ज़्यादा नदी प्रदूषित हो गई। इस फैक्ट्री की वजह से जो मज़दूर उसमें रहते थे, वो भी नहाना, कपड़े धोना जैसे काम भी इसी नदी में करने लगे। नदी अंत में आकर पूरी तरह प्रदूषित हो गई। अब वे पहले की तरह साफ ना रही तथा मछलियाँ और पौधे भी उस नदी से पूरी तरह गायब हो गए। अब नदी सिर्फ गंदे पानी की जगह बनकर रह गई। नदी को अपने ना बोल पाने की क्षमता पर बहुत रोना आया कि वे अपना दुख कैसे लोगों को बताए। अंत में क्या लिखोगे कि नदी को अपने ना बोल पाने की क्षमता पर बहुत रोना आया, क्योंकि वो बहुत दुखी थी, क्योंकि लोगों ने अपने पशुओं को नहलाकर, फैक्ट्रियां बनाकर,
घरों से निकलने वाला गंदा कूड़ा डालकर नदी को पूरी तरह दूषित कर दिया था। तो नदी को अपने आप पर बहुत रोना आया कि वो बोल नहीं सकती, अपने दुख नहीं बता सकती है कि वो किस तरीके से अपना ये दुख लोगों को बताए। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर इस पूरी ही कहानी को अच्छे से अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। अब आगे है, फिर से इस चित्र को देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा है। तो देखो, जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पर पानी का रंग बेरंग यानी कि रंगहीन है, उसका कोई भी रंग नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। अगला प्रश्न है, नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा हैं और कहीं पर कम हैं, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा। समझ में आया कि मछली में कहीं नदी में किसी जगह पर मछलियाँ ज़्यादा हैं, कहीं पर कम है और कहीं पर मरी हुई हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो मछलियों को शुद्ध और ताज़े जल की आवश्यकता होती है। जहाँ बस्तियाँ होती हैं वहाँ नदी का पानी दूषित हो जाता है, जिस कारण नदी में मछलियाँ कम होती हैं। और जिन नदियों के आसपास मानव बस्ती नहीं होती उस जगह नदी में ताज़ा जल होता है, जिससे वहाँ मछलियाँ भी अधिक होती हैं। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड आंसर को स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से हैंड टू हैंड अपनी कॉपी में लिख दो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। और ये पेज नंबर आपका 107 है। अगला तीसरा प्रश्न है कि गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो, तो नदी के गांव पहुंचने से पहले देखो, यहाँ पर लोगों का ये गांव बसा हुआ है पिक्चर के अंदर। तो इस जगह पर मछलियाँ ही मछलियाँ दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ गांव में पहुँचने से पहले, और गांव में पहुँचने के बाद मछलियों की संख्या भी आपको कम दिख रही है। तो आप लिखोगे कि नदी के गांव पहुँचने से पहले नदी का पानी साफ तथा ताज़ा था, जिससे उसमें अधिक मछलियाँ दिख रही थी। नेक्स्ट है, नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला, ये क्यों बदला, चर्चा करनी है। समझ में आया क्या कहा गया है कि नदी के पानी का रंग किस जगह पर आकर बदला और क्यों बदला। तो आप क्या लिखोगे चौथे क्वेश्चन का आंसर कि नदी के पानी का रंग उस स्थान पर बदला जहां फैक्ट्रियां तथा बस्तियां थी, क्योंकि दोनों ही जगह के गंदे पानी की निकासी नदी में की जा रही थी। समझ में आया कि पानी का रंग क्यों बदला, क्योंकि बस्तियों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदी में डाला जा रहा था, जिस वजह से पानी का रंग बदल गया था। तो स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों इस आंसर को हैंड टू हैंड अपनी कॉपीज़ में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र में दिखाई गई जगहों में से तुम किस जगह पर रहना पसंद करोगे और क्यों। तो देखो बच्चों, पहला चित्र है समुद्र का किनारा है और दूसरा चित्र है एक कोई गंदी सी जगह है जहाँ पर फैक्ट्रियों का गंदा पानी गड्ढों के अंदर भरा हुआ है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिख रही है। तो मैं तो इन दोनों में से इस जगह के आसपास रहना चाहूँगी, क्योंकि ये तो रहने के लायक जगह ही नहीं दिख रही है, केमिकल वाला पानी साफ साफ पड़ा हुआ दिख रहा है। तो मैं लिखूँगी मैं पहले वाली जगह में दिखाए गए गांव के पास रहना पसंद करूँगी, क्योंकि यहाँ नदी का पानी साफ दिख रहा है। तो स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को लिख देना। आगे है, चित्र में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे, क्या और कैसे। तो देखो, मैं नदी के दोनों ओर जो कचरा पड़ा हुआ है उस कचरे को हटाना चाहूँगी, क्योंकि ये कचरा जल को संक्रमित या दूषित करता है। अगला क्वेश्चन है, क्या तुमने लोगों को विभिन्न चीज़ें नदियों या जलाशयों में डालते देखा है। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर कि हाँ, मैंने लोगों को नदियों तथा तालाबों में बहुत सी चीज़ें डालते देखा है, जैसे कि फैक्ट्रियों का, घर का कचरा आदि। तो बच्चों, हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेके आंसर लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, नदियों को साफ कर रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़कर बताती हूँ। नदियों को साफ रखने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। नदियों में फैक्ट्रियों का कचरा डालने पर जुर्माना लगाया जाए। नदी के पास जो बस्तियां हैं वहां के लोगों को कार्यक्रम चलाकर नदी साफ करने के लिए जागरूक किया जाए कि जो लोग वहां पर रहते हैं, अपने आसपास का जो एरिया है नदी का, वहां पर चीज़ें ना डालें, लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आएँ और उन्हें बताएं कि इससे हमें कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है आगे चलकर। अब है बुक का पेज नंबर 108। अगला क्वेश्चन है,
अगर तुम्हें पानी पीना हो तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे और क्यों? तो अगर मुझे पानी पीना हो तो नदी जहाँ से निकलती है मैं उस हिस्से का पानी पीना चाहूँगी, क्योंकि उस जगह का पानी साफ़ होता है, वहाँ पर बस्तियाँ भी नहीं होती हैं। अगला है, चित्र के आखिर में नदी समुद्र के अंदर जाकर मिल गई। क्या तुमने कभी समुद्र को देखा है? फिल्मों में देखा है या कहीं और देखा है? तो मैंने मुंबई में समुद्र को देखा है। क्या लिखोगे? मैंने मुंबई में समुद्र को देखा है। अगर आपने फिल्मों में देखा है तो आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो और कब? तो आप लिखोगे कि मैं पिताजी के साथ गंगा नदी के किनारे गई थी जब मैं तीसरी कक्षा में थी। अब आपको अपने हाथों से करके दिखाना है कि समुद्र की लहरें कैसे उठती हैं। तो बच्चों इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके उठती हैं, तो आपको भी अपने हाथों से कर दिखाना है। अब है, क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है और क्यों? तो समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता क्योंकि वे नमकीन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खारापन होता है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगला है, क्या पूरे साल में नदी, तालाबों और झरनों के पानी में कुछ बदलाव होते हैं और किस किस तरीके के बदलाव होते हैं? समझ में आया कि पूरे साल भर में नदियों में और झरनों में पानी के लेवल में, जल स्तर में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलती है? तो आप लिखोगे कि हाँ, पूरे साल नदी, तालाबों और झरनों के पानी में बदलाव होते रहते हैं। जैसे बारिश के मौसम में जल स्तर बढ़ जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है और गर्मी आते आते तालाब सूख जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेना हैंड टू हैंड, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए क्वेश्चन आंसर लिखते वक्त। अगला क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है, क्या उतना पानी भी गर्मी के दिनों में भी होता है? तो नहीं बच्चों, बरसात के मौसम में बारिश का पानी भी तालाब में और नदियों में मिल जाने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और गर्मियों में गर्मी की तपिश की वजह से, बारिश ना होने की वजह से पानी कम हो जाता है। तो आप लिखोगे कि नहीं, बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा होता है, जबकि गर्मी के दिनों में जल स्तर कम होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या देखो, अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, झील या तालाब के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है और यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब देने हैं। जैसे कि क्या उस नदी में सर्दी, गर्मी और बरसात के महीनों में कुछ बदलाव होता है? तो आप लिखोगे कि हाँ, उसके पानी का जल स्तर गर्मी में सबसे कम, बरसात में सबसे ज़्यादा तथा सर्दी में मध्यम होता है। नेक्स्ट है, उसमें किस किस तरह के पानी के जानवर दिख रहे थे? तो उसमें विभिन्न मछलियाँ तथा कछुए दिखाई देते हैं। उस नदी के आसपास कौन से पेड़ पौधे उगते हैं? तो उसके किनारों पर घास तथा झाड़ियाँ उगी होती हैं तथा थोड़ी दूरी पर पेड़ भी हैं। अगला है, वहाँ किस तरह के पक्षी आते हैं नदी के किनारे? तो वहाँ मांसाहारी पक्षी आते हैं, जैसे कि चील, सारस, बत्तख आदि, क्योंकि ये नदी से मछलियाँ पकड़कर खाते हैं। अगला है, क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में सुना या पढ़ा है और कहा? तो आप लिखोगे कि मैंने मुंबई व आसाम में बाढ़ के बारे में सुना है, मैंने टीवी में भी देखा है। तो जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? जब बाढ़ आती है, चारों ओर जल का स्तर यानी कि पानी का लेवल बढ़ जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। आगे है, क्या तुमने नदी या तालाबों में गंदा पानी देखा है? किस जगह? तो हाँ, मैंने नदी में गंदा पानी तब देखा था जब लोगों ने उसमें मवेशियों को छोड़ रखा था। ठीक, मवेशियों को नदी में छोड़ रखा था। आगे है, तुम कैसे जानोगे कि पानी गंदा है? अगर पानी दिखने में साफ़ है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो पानी साफ़ है, पीने के लायक है? तो देखो, गंदा पानी देखने में गंदा तथा मटमैले रंग का होता है तथा उससे गंदी बदबू भी आती रहती है। अगर पानी दिखने में साफ़ हो तो ये ज़रूरी नहीं कि वे पीने के लायक हो, उसमें कीटाणु भी हो सकते हैं, इसलिए पानी को हमेशा फ़िल्टर करके पीना चाहिए या उबाल कर पीना चाहिए।
अब बच्चों बुक का पेज नंबर 110 है। टाइटल दिया हुआ है पानी गंदा कैसे हो जाता है। तो तुमने चित्र में देखा कि जहाँ जहाँ से नदी बहती गई वहाँ वहाँ किनारे पर बसे हुए गांव और शहरों के लोगों ने नदी के पानी का अलग अलग तरह से उपयोग किया, जैसे कि कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, बर्तन धोना आदि। इन सब के कारण नदी शुरू में जैसी थी वैसी नहीं रही, यानी कि उसका पानी प्रदूषित हो गया। अब नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत में आगे बढ़ा वैसे वैसे लगातार बदलता रहा। ऐसे ही कारणों से तालाब और झीलों का पानी भी गंदा हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि तुम जो पानी पीते हो वे कहाँ से आता है, किसी नदी या तालाब से? क्या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो कि चित्र वाली नदी के साथ हुआ था, यानी कि उसका पानी बुरी तरीके से प्रदूषित हो सकता है? तो देखो आप आंसर लिखोगे कि हम जो पानी पीते हैं वे नदी से आता है तथा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा साफ करके वे पानी हम तक पहुंचाया जाता है। हाँ, हमारी नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारी चित्र की नदी के साथ हुआ। अगर हमने सावधानी नहीं बरती और सारा ही गंदी चीज़ें नदियों में डालनी शुरू कर दी तो सभी नदियों का पानी प्रदूषित हो जाएगा। आगे है करके देखो। इस गतिविधि के लिए हमें कुछ सामान घर से लाना है, जैसे कि नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा, दाल, है ना। हर चीज़ आधा चम्मच लानी है। नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल, सभी चीज़ें लगभग 1-1 चम्मच लानी है। और साथ में 5 या 6 गिलास या फिर बोतलें लेकर आनी है। अब देखो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है इन सभी चीज़ों से कि ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इनमें से जो पानी में घुल जाती हैं और जो नहीं घुलती हैं। जैसे कि चीनी पानी में घुल जाती है ना, और पानी का रंग भी नहीं बदलता है। नमक भी पानी में घुल जाता है और पानी का रंग नहीं बदलता है। अब बच्चों जो नींबू का रस है ये भी पानी में घुल जाता है मगर इससे पानी का रंग बदल जाता है। इसी तरह से हल्दी पानी में घुल जाती है मगर पानी का रंग बदल देती है। अब है बच्चों साबुन का पानी, तो ये पानी में घुल जाता है और इससे पानी का रंग भी बदलता है। इसी तरीके से आटा भी पानी में घुल जाता है और पानी का रंग भी बदल जाता है। अब बच्चों जो दाल है पानी में डालेंगे तो ये पानी में नहीं घुलेगी, है ना, तो यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे और ना ही पानी का रंग बदलेगा। अब जो खाने का सोडा है तो ये पानी में घुल जाता है और पानी का रंग नहीं बदलता है इससे। इसी तरीके से सरसों का जो तेल है वो पानी में नहीं घुलता है ना, तो यहाँ पर टिक मार्क लगाओगे और ये पानी का रंग बदल देता है जब पानी के साथ मिलता है तो, और फिर पानी का रंग बदल देता है। तो इस एक्टिविटी को आप अपने आप कर लेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। क्या सभी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं? तो नहीं, सभी चीज़ें पानी में नहीं घुलती। क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है? तो नहीं, पानी का रंग हमेशा नहीं बदलता। कुछ के ना घुलने से पानी का रंग नहीं बदलता। क्या तेल पानी में घुल जाता है? तो नहीं। अगला है तुम कैसे कह सकते हो कि ये घुला या नहीं? कुछ चीज़ें पानी में घुलने पर भी पानी का रंग नहीं बदलता। फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें पानी में घुली या नहीं? तो उसके स्वाद से पता चल जाता है। देखो घुलनशील वस्तुएं पानी में घुल जाने के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे कि चीनी, नमक, किंतु पानी का बदला हुआ स्वाद बता देता है कि इसमें कुछ मिला हुआ है। सिर्फ देखकर तो पता नहीं चल सकता कि पानी में कुछ मिला हुआ है। अब अगला है सोचो, अगर कुछ चीज़ें पानी में घुले ही नहीं, जैसे कि शक्कर, नमक, शरबत, नींबू का रस आदि, तो फिर क्या होगा? समझ में आया क्या बोला गया है कि जैसे कि जब हम खाना बनाने से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं पानी में नहीं घुलेंगी तो क्या होगा? हम पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी तथा भोजन नहीं बना पाएंगे। समझ में आया कि अगर चीज़ें पानी में ना घुलेंगी तो क्या होगा? हम भोजन को नहीं बना पाएंगे। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर याद से आंसर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इस वाले पेज पर है। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में सोचो अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाएंगी, जैसे कि पत्थर, ईंट, प्लास्टिक, लोहा, हर चीज़, तो फिर क्या होगा? अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाएं तो विश्व में कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, कुछ भी बरकरार ही नहीं रहेगा जब हर चीज़ घुल जाएगी तो। नेक्स्ट है तुम्हारे घर में
पीने का पानी कैसे साफ़ किया जाता है? तो मेरे घर में पानी को पीने से पहले फ़िल्टर से साफ़ किया जाता है। अगला है पानी को साफ़ करने के अलग अलग तरीके के बारे में लिखना है। देखो, पानी को उबालकर, क्लोरीन मिलाकर तथा फ़िल्टर आदि द्वारा साफ़ किया जाता है। कैसे कैसे उबालकर, क्लोरीन मिलाकर और फ़िल्टर आदि द्वारा साफ़ किया जाता है? तो इनमें से किन्हीं दो के आपको चित्र भी बनाने हैं, तो मैं चित्र दिखा देती हूँ अभी। तो बच्चों, इधर की साइड फिटकरी मिलाकर पानी को साफ़ करने के तरीके का चित्र है और इधर की साइड क्लोरीन मिलाकर पानी को साफ़ करने का चित्र है, या फिर आप फ़िल्टर भी बना सकते हो अपने आप। तो बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके, वो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को अच्छे से कर सकें।